सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भू संसाधन। इससे पिछली कड़ी में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि कोई भी चीज़ जो हमारे लाभदायक हो वो संसाधन कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधनों के बारे में। अगर हम भारत के टोटल या कुल भूमि की बात करें तो भारत के तकरीबन 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, यानी कि समतल भूमि पाई जाती है, और भारत के 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि मैदान जहां एक प्रकार की समतल भूमि होती है और वहीं पर पर्वत ऊंचे ऊंचे आपको भौतिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और पठार एक तरह की टेबल लैंड होती है जो आसपास की भूमि से सामान्य ऊंचाई पर ऊपर उठी होती है, तो उसे हम पठार कहते हैं। मैदानों के अंतर्गत मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, और आज आपके सामने मिट्टियों का वर्गीकरण लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम मृदा संसाधनों के अंतर्गत जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टियों के प्रकार काली, लाल, पीली, लेटेराइट, मरुस्थली और वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जलोढ़ मृदा के साथ। जलोढ़ मृदा का निर्माण मिट्टियों द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़, पत्थरों या फिर आप मलबा कह सकते हैं, उनसे होता है। और भारत के जो विशाल उत्तरी मैदान है, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कोई भी जगह देख लो, इन सारे इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है वो तकरीबन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई धूल कणों, कंकड़, पत्थर, मलबा या मृदा से होता है, मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में पोटाशियम, फास्फोरस, इस तरह के जो तत्व हैं बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ह्यूमस यानी कि वनस्पति का मिश्रण भी, या गले सड़े या मृत वनस्पति को ह्यूमस कहते हैं, वो भी जलोढ़ मिट्टी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। आप देखते हो कि भारत के उत्तरी मैदानों में इस मिट्टी में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गन्ना, या फिर बंगाल में एक साल में चावल की 3 फसलों का होना, ये सारे इस बात के उदाहरण है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे द्वारा होता है। इस मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर उस जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जो नई होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। हर साल नदी में बाढ़ आती है और मैदानी इलाकों में एक नई परत जम जाती है, तो इस प्रकार एक नई जो मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, उसको हम खादर कहते हैं, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। तो पहला प्रकार हमने मिट्टियों का पढ़ा होता है जलोढ़ मृदा, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से बनती है। और भारत के विशाल उत्तरी मैदान इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, या इसको आप कपास की काली मिट्टी भी कह सकते हो। कपास की मिट्टी से कहते हैं तो इसके नाम से स्पष्ट है कि ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और काली मिट्टी या रेगुर इसका दूसरा नाम है। ये मिट्टी दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के बेसाल्ट मैदान वो होता है जहाँ पर जिन इलाकों में लावा फैल जाता है, जम जाता है, ठंडा होकर जमा हो जाता है मैदानों में, उन्हें बेसाल्ट मैदान कहते हैं। और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। काली मिट्टी कपास की मिट्टी कहते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। काली मिट्टी की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और जब सूखे का टाइम आता है तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब बारिश की वजह से मिट्टी गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का जो भाग है और दक्षिण भारत की तरफ काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ये मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसको कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो लाल या पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह के इलाकों में आप इस तरह की मिट्टी को देख सकते हैं। ये मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर कम बारिश होती है, कम वर्षा होती है। और इस मिट्टी का जो लाल और पीला रंग है वो इसलिए होता है कि इन इलाकों में आप देखोगे कि इन मिट्टी में लोहांश बहुत होता है, लोहे की मात्रा होती है, और
लोहे के जब मिट्टी या पर्वतों में जलयोजन होता है तब इन मिट्टियों का रंग लाल या पीला हो जाता है। जिस प्रकार आप बारिशों में देखते हो या फिर कई बार लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, वो भूरा या फिर थोड़ा येलो सा पीला सा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जब इन मिट्टियों में, वैसे इन कम वर्षा इलाके वालों इनमें मिलती हैं मिट्टियाँ, लेकिन जब कभी लौहांश के कारण जब जलयोजन होता है तब इन मिट्टियों का रंग लाल या पीला पड़ जाता है। तो अगली मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट शब्द से बनी है। लेटेराइट शब्द जैसे लेटर शब्द से बनी है ग्रीक लैंग्वेज का, जिसका मतलब ईंट होता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, उच्च तापमान और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो इन मिट्टियों में लीचिंग, जिसको हम निक्षालन बोलते हैं, ये विशेषता पाई जाती है। आपको बता दूं मैं निक्षालन क्या होता है। निक्षालन ऐसी प्रक्रिया होती है जब मिट्टी से सारे के सारे तत्व बह जाते हैं। कई बार जैसे आप घर में कोई चीज़ है, जैसे आप आटा छान रहे होते हैं, उसके बाद छाना बच जाता है और आटा निकल जाता है, ठीक इसी प्रकार मिट्टी के ऊपर जब भारी मात्रा में बारिश आती है, पानी आता है, तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी ऐसे इलाकों पर मिलती है जहाँ पर उच्च तापमान यानी कि गर्मी भी ज़्यादा और तापमान भी ज़्यादा। तो इस तरह की आपको कंडीशन दक्षिण भारत की तरफ देखने को मिलती है। भारत के दक्षिण हिस्सों में, चाहे वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इस तरफ आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है जहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण इस प्रकार की जो विशेषताएं इसमें प्रकट होने लगती हैं। लेकिन इस मिट्टी में काजू, चाय या कॉफ़ी उत्पादन बहुत ईजिली होता है। इनके लिए काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। अगली मिट्टी की हम बात करें तो वह है मरुस्थली। मरुस्थली जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मरुस्थल। इस मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा होती है और ये भारत के सूखे इलाकों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो, गुजरात, राजस्थान की तरफ, इस तरह की मिट्टी का पाया जाना स्वाभाविक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और नमी नहीं है, वहाँ पर वर्षा बहुत नाम मात्र होती है। तो ऐसे इलाकों में उस मिट्टी में जो रेत के कण ज़्यादा हैं। और इस तरह की मिट्टी में आधुनिक समय में अगर आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखें तो वहाँ पर सिंचाई की सहायता से और कुछ वैज्ञानिक उपकरणों और उपायों के कारण हम इस मिट्टी को खेती के लायक बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खेती, जैसे हम उत्तर भारत के साथ कंपैरिजन, अगर हम मरुस्थल की मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी के साथ कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप देखो कि इसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है। लेकिन फिर भी कुछ इलाज करके थोड़ा बहुत हम इस मिट्टी को फसल उगाने के लायक बना सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे वन मृदा, यानी कि ऐसी मिट्टी जो वनों में मिलती है, उसको हम वन मृदा कहते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में और वन इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इनमें ह्यूमस बहुत अधिक होता है, लेकिन कुछ इलाकों में इन मिट्टियों में खेती करना आसान है, लेकिन ज़्यादातर वन मृदाओं में हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटा सा वर्गीकरण था, इसको एक बार दोबारा रिमाइंड करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में हमने पढ़ा था। भारत के सबसे ज़्यादा इलाके में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण होता है और ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार काली मिट्टी जो ज्वालामुखी के निर्माणों से बनती है, इसका दूसरा नाम रेगुर है। इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। कैल्शियम, पोटाशियम बहुत होते हैं और इसकी खास विशेषता यह है कि ये बारिश के दिनों में चिपचिपी होती है और जब ये सूखती है तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, इसलिए सवत जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहते हैं। लाल मिट्टी की और पीली मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा, एक कम वर्षा वाले इलाकों में मिलती है और लौहांश जब इन मिट्टियों में होता है जलयोजन के कारण इनका रंग लाल या पीला हो जाता है। फिर हमने लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ा, जैसे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा वर्षा वाले इलाकों में इस तरह की मिट्टी मिलती है। लेटर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है ईंट। काजू, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की फसलें उगा सकते हैं इन मिट्टियों में। ये दक्षिण भारत में मिलती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के मरुस्थलीय इलाकों में से रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इन इलाकों में मरुस्थलीय मिट्टी है। लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों और उपायों के वजह से हम इसमें भी थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं। और इसी प्रकार वन मृदाएँ जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये है मिट्टियों का वर्गीकरण मृदा संसाधनों के अंतर्गत। एक और बात आती है वो है मृदा अपरदन।
और उसके बाद है संरक्षण मृदा का। मृदा अपरदन आपको बता दूं कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का बह जाना या कटाव हो जाना या उसकी क्वालिटी के अंदर, उसके गुणों के अंदर नकारात्मक परिवर्तन आना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी के सबसे ऊपरी परत का बह जाना, कटाव हो जाना, उसकी जो उत्पादक शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इस तरह आप मृदा अपरदन उसको बोल सकते हो। और भारत में इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके संरक्षण के कुछ उपाय हैं, जैसे कंटूर लाइंस या फिर समोच्च रेखाएं हम बना देते हैं, इससे आप रोक सकते हो मृदा के अपरदन को। जैसे कई बार हम खेतों की जो मेड़ होती हैं उन पर वृक्षों की एक लंबी लाइन, एक लंबी रेखा में हम वृक्ष रोप देते हैं, तो वो जब वायु के द्वारा मृदा का अपरदन उस चीज़ों को वो रोकता है। आपने सीढ़ीनुमा खेत देखे होंगे, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी हम मृदा के संरक्षण को, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। बांध बनाकर जिन इलाकों में ज़्यादा बाढ़ आती है ऐसे इलाकों पर, और अत्यधिक सिंचाई को रोककर भी सिंचाई के तरीकों में वैज्ञानिक ढंग से उपचार करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये था हमारे भू संसाधन। हमने अभी स्टार्टिंग से, जब मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि भारत की टोटल जो भूमि है, पूरा अगर भारत देखो तो उसके पूरे क्षेत्रफल पर तकरीबन 43% मैदान यानी कि समतल भूमि पाई जाती है, 30% पर्वत और 27% पठार हैं। और उसके अंतर्गत हमने मृदा संसाधनों के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में आपको 2 बार समझा चुका हूँ, जलोढ़, काली, लाल, पीली या लेटेराइट और वन मृदा या मरुस्थली मिट्टी, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। मृदा संरक्षण और अपरदन यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, कट जाना, बहाव हो जाना, उसमें उत्पादक शक्ति में कमी आ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और उसका संरक्षण के समोच्च रेखाएं हम बना लेते हैं, या फिर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर हम टेरेस, जिसे आप बोलते हैं एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे मृदा को संरक्षित करने के कुछ उपाय हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।